पारसपुर नामक गांव में रघुवंश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण था उसके बाग में आम की फसल का ना उगना। इसी कारण वो बहुत परेशान रहता था। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी हुई है कि हमारे बाग में फलों की पैदावार बिल्कुल खत्म हो गई है। अपना दिल छोटा मत करो, इस बार देखना आम की फसल बहुत अच्छी होगी। हमने बहुत मेहनत से आम के पेड़ उगाए हैं। बस इसी भरोसे पर तो मैं चल रहा हूँ कि इस बार आम की फसल अच्छी हो जाए तो बाजार में बेच आऊंगा। रघुवंश आम की फसल के इंतजार में चिंता में घुला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बाग में लगे पेड़ों पर फल क्यों नहीं उग पाते। इस बार भी वैसा ही हुआ जैसा रघुवंश को डर था। उसके बाग में फिर से आम की फसल खराब हो गई। इस बार भी वो बहुत दुखी हो गया। रघुवंश के बराबर में ही मनोहर का भी बाग था। मनोहर के बाग के पेड़ आम से भरे हुए थे। रसीले और बढ़िया आमों को देखकर मनोहर बहुत खुश था। अरे वाह, मेरे बाग के आम तो इस बार भी बहुत ही बढ़िया और रसीले आए हैं। इस बार तो मैं अच्छी आमदनी कर लूंगा भाई। अरे क्या हुआ रघुवंश भैया, इस बार भी आम की पैदावार नहीं हुई क्या है? मनोहर भैया, किसी की असफलता पर हंसना नहीं चाहिए। भगवान जाने कब किसकी किस्मत पलट जाए। आज मेरा दुर्भाग्य चल रहा है, क्या पता कल मेरा भाग्य चमक जाए। अरे नाराज काहे का होते हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे मुझे भी बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे बाग में इस बार भी आम की फसल पैदा नहीं हुई। अच्छा चलता हूँ, मुझे अभी बहुत सारा हिसाब किताब करना है। मंडी में आम की पेटियां लगाकर भिजवानी है। मनोहर रघुवंश की खिल्ली उड़ाता हुआ चला जाता है। रघुवंश बहुत मायूस हो जाता है और घर आ जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमारे बाग में कितनी आम की फसल होती थी। हमारे तो दिन बहुत अच्छे चल रहे थे। अचानक ही क्या होने लगा? हम तो वैसे ही आम उगाते हैं जैसे पहले उगाया करते थे। वही तो मैं सोच रहा हूँ जानकी, कि पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आम के पेड़ों पर फसल खराब क्यों होने लगी है? जो भी आम पेड़ से तोड़कर देखता हूँ सब में दाग लगा हुआ होता है और बारिश भी नहीं आई है जो मैं ये कहूँ कि आम बारिश के कारण खराब हो गए। रघुवंश इसी सोच में पूरी रात करवट बदलता रहा। उसे पता था कि फसल खराब होने का मतलब है पूरे साल की परेशानी। अब तो घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। जानकी 2 महीने की गर्भवती थी। रघुवंश को आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना था। वो अगली सुबह जल्दी ही सोकर उठ गया और अपने बाग में पहुंचा और काफी देर अपने बाग में बैठकर वो सोचता रहा। तभी उसकी नजर एक गौरैया पर गई जो पेड़ के खोल में बैठी एक नाग से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। नाग पेड़ की ओर बढ़ रहा था। गौरैया चींची करके चिल्लाने लगी। अरे ये नाग तो उस गौरैया और उसके बच्चों को खा जाएगा। मुझे उस गौरैया और उसके बच्चों की रक्षा करनी होगी। हाँ, इस डंडे से डरकर नाग भाग जाएगा। रघुवंश इस डंडे की सहायता से नाग को पेड़ से हटा देता है। नाग डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है। तुम इंसानी भाषा बोल सकती हो? हाँ, मैं इंसानी भाषा बोल और सुन सकती हूँ। मनुष्य के बीच में रहकर हम पक्षी भी उनकी भाषा सीख जाते हैं। तुमने आज मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? मेरा दुख बहुत बड़ा है जिसका हल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। रघुवंश गौरैया को अपना दुख बताता है, जिसे सुनकर गौरैया उसे कहती है, बस इतनी सी बात, तुम्हारी परेशानी को मैं अभी दूर किए देती हूँ। पर तुम ऐसा क्या करोगी गौरैया? बस तुम देखते जाओ मैं क्या जादू करती हूँ। गौरैया बाग में लगे आम के पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वो कभी एक डाल पर बैठती, कभी दूसरी डाल पर बैठती। देखते ही देखते रघुवंश के बाग में लगे आम के पेड़ फलों से लहराने लगे। बढ़िया पके हुए रसीले आम देखकर रघुवंश बहुत खुश हुआ। वो इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। तुमने ये चमत्कार कैसे किया? मेरे बाग में तो आम उगते ही नहीं थे, पर अब तो इतने रसीले और पके हुए बढ़िया आम मेरे बाग में पेड़ों पर लदे हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारे बाग में आम के पेड़ हमेशा आम से लदे रहेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे बाग में आम की फसल इसीलिए खराब हो जाती थी क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला मनोहर आम उगने से पहले ही तुम्हारे आम के पेड़ों पर चोरी से रात में आकर जहरीली दवाई छिड़क जाता था, जिससे आम की फसल खराब हो जाती थी। मनोहर इतनी घटिया हरकत करेगा ये मैं नहीं जानता था। मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर वो मेरे से ईर्ष्या क्यों करता है? कुछ मनुष्य अपने से ज्यादा दूसरों में ध्यान देते हैं। भले ही उनके पास सब कुछ होगा, पर दूसरे का काम खराब करने में उन्हें बहुत आनंद आता है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो ईर्ष्यालु मनोहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम इन आमों को बाजार में लेकर जाओ और अच्छे दामों में बेचो। रघुवंश की सारी चिंता दूर हो गई। गौरैया ने उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। रघुवंश ने गौरैया और उसके बच्चों को एक सुंदर से पिंजरे में रख लिया ताकि फिर से उनकी जान को कोई खतरा न रहे। जानकी भी गौरैया और उसके बच्चों की खूब देखभाल करती थी। रघुवंश ने मनोहर से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। रघुवंश के बाग के आम मीठे और रसीले थे, इसीलिए लोग रघुवंश से ही आम खरीदते थे। रघुवंश की सफलता देखकर मनोहर अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। एक गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। राधिका अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे ही उनके काम करने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। इस वजह से घर चलाने की जिम्मेदारी राधिका को उठानी पड़ी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और उसने कहा, माँ, घर घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के पीछे जो बगीचा है वहाँ मैं एक आम का पेड़ लगा लूं। वो तो ठीक है बिटिया, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसा नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से ही मैं बीज खरीद कर लाऊंगी और फिर आम का पेड़ लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी। बेटी, अब तो तू जिम्मेदार हो गई है। तुझे जो सही लगे तू वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ। अपनी माँ की बात सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगा और अगले दिन ही वो शहर से आम के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाने के बाद उसने बीज को पानी दिया और वो रोज उस बीज की बहुत देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद आम का पेड़ बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद उन पेड़ों पर आम भी आ गए। ये देखकर राधिका को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन राधिका आम के पेड़ों को पानी देने के लिए बगीचे में गई। वहां जाकर जैसे ही आम के पेड़ में पानी डाला, आम के पेड़ के नीचे एक जादूगरनी सो रही है और उसने उसके ऊपर पानी डाल दिया। कौन है तू लड़की? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। तूने देखा नहीं मैं यहाँ सो रही थी? जादूगरनी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं डाला। ये मेरा बगीचा है, मैं तो पेड़ों को पानी दे रही थी। लेकिन राधिका की बात सुनकर भी जादूगरनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने गुस्से में राधिका से कहा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी भर तुम इस दिन को याद करोगी और तुम्हें पछतावा होगा। ये कहकर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राधिका के आम के पेड़ों पर जादू किया और हंसते हुए वहां से चली गई। राधिका को कुछ भी समझ में नहीं आया और पेड़ों को पानी देते हुए वो सोचने लगी, लगता है ये जादूगरनी पागल है, इसके जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर वो अपने घर वापस चली गई। अगले दिन वो सुबह जब पेड़ों को पानी देने वापस आई तो उसने देखा कि आम के पेड़ के सभी आमों में कीड़े लग गए हैं और सभी आमों पर काले काले धब्बे आ गए हैं। ये देखकर राधिका को रोना आ गया। तभी उन आमों में से एक आम की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा है। कल तो तू सोच रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है तुम जादूगरनी का जादुई आम हो।
माफ कर दो आप मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत मेहनत करके आम का बगीचा बनाया है। अगर ये आम नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक इस बगीचे में एक भी आम सही नहीं रहने दूंगा। अगर तूने मुझे हटाने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी आम की बात सुनकर राधिका को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसने अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताया। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे कहा, बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जानबूझकर उस जादूगरनी के साथ कुछ नहीं किया था। वो शैतान जादूगरनी थी, इसीलिए इतनी सी बात की वजह से उसने तुमसे बदला लिया है। लेकिन माँ, सारे आम के बाहर काले धब्बे आ गए हैं। मैं उन सभी आमों को कैसे बेचूंगी? और अगर मैं आम नहीं बेच पाई तो घर कैसे चलाऊंगी? जो आमों में काले धब्बे आए हैं वो दिखने में जरूर बदसूरत से हैं, पर खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम उन फलों को लेकर बाजार जाओ और बाजार जाकर उनको बेचने की कोशिश करो, शायद बिक ही जाए। ये सुनकर राधा बगीचे में जाकर आम को तोड़ने लगी। ये देखकर वो घमंडी आम हंसने लगा और उसने राधिका से कहा, तुझे ये क्या लग रहा है, ये खराब आम ले जाकर बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत पागल और बेवकूफ लड़की है। लेकिन राधिका ने उस आम की बात नहीं सुनी और वो सभी आमों को लेकर बाजार चली गई। बाजार जाकर कुछ दुकानदारों के पास गई ताकि उनको अपने बगीचों के आम दिखा सके। एक दुकानदार ने राधिका से कहा, तू पागल है क्या? हम ऐसे सड़े हुए आम खरीदेंगे? तो हमें बेवकूफ बनाने आई है। लेकिन मेरे आम तो बाहर से दिखने में खराब है, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इन्हें एक बार खरीद कर देखिए। आम दिखने में ही खराब है तो इसे देखकर कौन खरीदेगा? तू यहाँ से निकल, अब ये आम कोई नहीं खरीदेगा। ये कहकर दुकानदार ने राधिका को वहाँ से भगा दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच गई और बहुत थक गई थी। इसी कारण एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गई। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोचकर रोते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगी। तभी थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति मिलता है जो कि जमीन पर गिरा पड़ा होता है। ये देखकर लगता है ये साधु बाबा बेहोश हो गए हैं। मुझे इन्हें पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहते हुए राधिका भागते हुए नदी के किनारे गई। साधु बाबा के लिए एक लोटे में जल लेकर आई और जैसे ही राधिका ने साधु बाबा को पानी पिलाया, तुरंत ही साधु बाबा को होश आ गया। साधु बाबा ने आंख खोलकर राधिका को देखा और राधिका से कहा, बेटी, तुम कौन हो? तुमने आज भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, मैं आपकी जान बचा पाई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटी, मैं एक चुड़ैल को पकड़ने गया था, लेकिन वो बहुत ताकतवर है और वो मेरा पीछा करने लगी और मैं भागते भागते बेहोश हो गया। लेकिन बेटी, तुम इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर राधिका ने सारी बात साधु बाबा को बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने राधिका से कहा, बेटी, उस शैतान जादूगरनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये कहकर उन साधु बाबा ने अपना हाथ घुमाया और उनके हाथ में एक जादुई बोतल आ गई। फिर उन्होंने वो जादुई बोतल राधिका को दी और राधिका से कहा, इसमें जादुई पानी है। ये पानी तुम अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़क दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए। राधिका वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर उसने जैसे ही वो पानी अपने बगीचे के चारों तरफ छिड़का, तभी वह घमंडी आम आग में जलने लगा और जलकर राख हो गया। कुछ देर बाद सभी आम वहाँ से गायब हो गए और उनकी जगह सोने के आम आ गए। ये देखकर राधिका खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से राधिका धीरे धीरे सोने के आम बेचकर पैसे कमाने लगी। कुछ दिनों में ही वो बहुत अमीर हो गई और वो अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।